निरुपमा के पति उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। अरे, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। आज मैंने बॉस को डिनर पर बुलाया है, साथ में उनकी पत्नी और बच्चे भी आएंगे। तुम कुछ अच्छा बना लेना। घर में मेहमान आने वाले हैं, ये सुनकर 12 साल का दीपक मचल जाता है और माँ से जलेबी बनाने की जिद करने लगता है। माँ, घर में मेहमान आ रहे हैं, आज जलेबी बनाओ ना, तुम्हारे हाथ की जलेबी बहुत अच्छी लगती है। दीपक बेटा, जलेबी फिर कभी बना दूंगी, आज घर में बहुत काम है। नहीं माँ, मुझे तो तुम्हारे हाथ की जलेबी खानी है। तुमसे अच्छी जलेबी इस संसार में कोई नहीं बनाता। अब निरुपमा, दीपक का मन है तो बना दो जलेबी। बॉस तुम्हारे हाथ की जलेबी खाकर खुश हो जाएंगे। दीपक की तरह आप भी जिद करने लगे। मुझे खाने का भी इंतजाम करना है। आपको तो पता है कि जलेबी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन जलेबी बनाई लो। ठीक है। उस दिन निरुपमा ने खाना बनाने के साथ साथ जलेबी भी बनाई। रमेश के बॉस ने जब निरुपमा के हाथ की बनी जलेबी खाई तो उन्होंने बहुत तारीफ की। भाई वाह रमेश, इतनी स्वादिष्ट जलेबी मैंने पहले कभी नहीं खाई। लगता है शहर के सबसे महंगे मिठाई की दुकान से लाए हो। हैं? जलेबी ताजी और गर्मा गर्म भी है। सर, ये जलेबी मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि इसे तो निरुपमा ने बनाया है। क्या निरुपमा ने बनाया है? निरुपमा के हाथों में वाकई जादू है भाई। अब से ऑफिस की पार्टियों में निरुपमा के हाथों की जलेबी भी मेन्यू में रहेगी। इसके लिए निरुपमा को अलग से पेमेंट भी मिलेगी। उस दिन जलेबी खाकर रमेश के बॉस ने रमेश का प्रमोशन कर दिया। अब से ऑफिस की हर पार्टी में निरुपमा घर से जलेबी बनाकर डिलीवर किया करती थी, जिसे खाकर क्लाइंट बेहद खुश होते और कंपनी को नए नए ऑर्डर मिलने लगे। रमेश का लगातार प्रमोशन होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। रमेश की सैलरी अच्छी खासी हो गई थी। दीपक को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रमेश और निरुपमा अब बूढ़े हो गए थे। दीपक अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ चुका था। उसने अपनी एक स्टार्टअप कंपनी खोल ली, जिसके लिए रमेश ने दीपक को एक अच्छी खासी रकम दी थी। एक दिन, दीपक की माँ, अब हमें दीपक की शादी कर देनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। हमें अपने दीपक के लिए एक अच्छी लड़की देखनी होगी। हमारा दीपक लाखों में एक है। रमेश और निरुपमा ने दीपक के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। दोनों अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियों में जुट गए। उस दिन दीपक को देखने लड़की वाले आए थे। दीपक घर पर नहीं था। भाई साहब, हमें तो आपका लड़का पसंद है, लेकिन आप अपने लड़के से भी एक बार पूछ लेते तो अच्छा होता। दीपक से क्या पूछना, वो तो वहीं शादी करेगा जहां हम कहेंगे। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। यहाँ शादी पक्की हो रही थी और वहाँ दीपक ने अपनी पसंद की लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली और मेहमानों के सामने पत्नी को लेकर घर आ गया। आ गया बेटे, हमने तेरी शादी पक्की कर दी है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैंने शादी कर ली है। ये है तुम्हारी बहू नताशा। ये सब देखकर लड़की वाले नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। रमेश ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। दीपक के पापा, आपको क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? दीपक बेटे, जल्दी डॉक्टर को बुला ला। दीपक ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश इस दुनिया से विदा ले चुके थे। पति के जाने के बाद निरुपमा बेसहारा हो गई थी। बेटे बहू न तो उससे बात करते थे और न कभी उसका हाल पूछते थे। वो अकेली अपने कमरे में पड़ी रहती। बूढ़ी निरुपमा बेटे बहू को बोझ लगने लगी थी। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन, दीपक बेटे, ठंड के कारण मेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा है, मेरे लिए दवाई ला दे। देख, मेरा स्वेटर भी फट गया है, कुछ गर्म कपड़े भी दिला दे। माँ, अभी मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बाद में तुम्हारे लिए दवाई ला दूंगा। और रही बात ठंड की, तो कुछ ही दिनों की तो बात है, स्वेटर में क्यों पैसे बर्बाद करना। दीपक बेटे, मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना नालायक निकलेगा। निरुपमा का इतना कहना था कि बेटे बहू दोनों उस पर टूट पड़े और उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। बेटे बेटे, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे मेरे घर से मत निकाल। सुन बुढ़िया, ये तेरा नहीं मेरा घर है, समझी? बाबा के मरने के बाद ही मैंने ये घर अपने नाम करा लिया था। हमने तुझे इतने दिन अपने घर में रखा था, यही बहुत है। अब तू कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तेरे दिन भर की चिकचिक से छुटकारा मिलेगा। निरुपमा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बेटे बहू ने उसकी एक न सुनी। जनवरी की कड़कती ठंड में निरुपमा सड़क के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। एक सूती साड़ी के अलावा उसके तन पर और कुछ नहीं था। भूखे प्यासे रात कैसे गुजरी उसे कुछ याद नहीं। बस रह रहकर पुरानी बातें याद आती रहीं कि जब दीपक के बाबा जिंदा थे तब वे तीनों एक सुखी परिवार एक साथ रहते थे। रात भर खुले आसमान के नीचे बैठे रहने के कारण निरुपमा की तबीयत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गई। तभी सुबह एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और निरुपमा को उठाकर अस्पताल ले गया।
पूरे 2 दिन के बाद निरुपमा को होश आया तो अपने सामने रमेश के बॉस को देखकर चौंक गई। सर आप? अब हाँ, लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम इस कपकपाती ठंड में सड़क पर कैसे आई? निरुपमा ने रोते हुए सारी बात बताई। ओह, कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। अपना काम? मैं समझी नहीं, मुझे तो कुछ काम नहीं आता। भूल गई, तुम जलेबियां कितनी स्वादिष्ट बनाती हो। मेरे क्लाइंट्स ने तुम्हारे हाथों की जलेबियां खाकर हमें कितने प्रोजेक्ट दिए। हमारी कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ था। तुम जलेबियां बनाने का काम शुरू करो। लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? ये लो, इन पैसों से तुम अपना जलेबियों का बिजनेस शुरू कर दो। निरुपमा ने वो पैसे लिए। रमेश के बॉस ने निरुपमा को रहने के लिए कमरा किराए पर दिलवा दिया। उनके दिए हुए पैसों से निरुपमा ने एक ठेला और जलेबियां बनाने का सामान खरीदा। अगले ही दिन से उसने सड़क किनारे खड़े होकर ठेले पर जलेबियां बनाना शुरू कर दिया। निरुपमा जलेबियां बनाने लगी और आवाज लगाने लगी, आइए आइए, ठंड में गर्मा गर्म जलेबियां खाइए, सिर्फ 10 रुपए में 5 जलेबियां घर ले जाइए। अरे अम्मा, एक प्लेट जलेबी देना। अभी लो बेटा। निरुपमा उस आदमी को जलेबी देती है। अरे वाह अम्मा, तुम्हारे हाथों की जलेबियां तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो, घर ले जाऊंगा, बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगती है। निरुपमा गर्मा गर्म जलेबियां बनाती जाती और ग्राहक खाते जाते। देखते ही देखते निरुपमा की सारी जलेबियां बिक गईं। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई थी। अब ठंड के मौसम में निरुपमा रोज खुली सड़क के नीचे गर्मा गर्म जलेबियां बेचा करती। कुछ ही दिन में उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से जलेबियां बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। निरुपमा की अच्छी खासी कमाई होने लगी। निरुपमा अब गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगी। इधर निरुपमा को घर से निकालने के बाद दीपक का काम सचमुच में मंदा चलने लगा। उसकी कंपनी घाटे में चलने लगी और कमाई घटकर आधी से भी कम हो गई। दीपक और नताशा गरीब हो गए। घर में खाने को अनाज भी खत्म हो गया। हालात इतने बुरे हो गए कि एक दिन दोनों भीख मांगने सड़क पर निकले। तभी उन्हें किसी ने बताया, अरे भाई, वहाँ चौराहे पर एक बूढ़ी अम्मा बहुत स्वादिष्ट जलेबियां बनाती है भैया। गरीबों को मुफ्त में जलेबियां खिलाती हैं। वहीं चले जाओ, भरपेट जलेबियां खाने को मिलेंगी। दीपक नताशा के साथ चौराहे पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि निरुपमा ठेले पर जलेबियां बना रही थी और वहां ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। दीपक को माँ के पास जाने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी। माँ के पास किस मुंह से जाऊं? हमने तो उन्हें घर से निकाल दिया था। तभी किसी ने दीपक से कहा, अरे भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे आओ, गर्मा गर्म जलेबियां खा लो, आ जाओ। अरे ऐसी जलेबी पहले कभी नहीं खाई होगी, आओ आओ। तभी निरुपमा की नजर बेटे बहू पर पड़ी। निरुपमा दीपक के पास आई। दीपक धम्म से माँ के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। ऊपर वाले ने हमें हमारे कुकर्मों की सजा दे दी है। हम सड़क पर आ गए माँ। बहू नताशा ने भी निरुपमा से माफी मांगी। निरुपमा ने बेटे बहू को उठाकर गले से लगाया और उन्हें गर्मा गर्म जलेबियां खिलाई। माँ घर चलो। नहीं बेटे, अब यही मेरा घर है। तू चाहे तो जलेबियां बनाने के काम में मेरा हाथ बटा सकता है। मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी। उस दिन से दीपक और नताशा भी जलेबियां बनाने में निरुपमा का हाथ बटाने लगे और निरुपमा उन्हें हर महीने सैलरी देती। माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, फसल देख कर आता हूँ। इस बार मैंने खेत पर कई तरह की सब्जियां लगाई हैं। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी। ठीक है, अगर कुछ सब्जियां तैयार हो गई हो तो उन्हें घर ले आइएगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुरेश घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। सुरेश के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती कुर्ते में सुरेश ठंड के मारे कपकपाने लगा। वो फौरन झोपड़ी के अंदर आ गया। क्या हुआ, आप गए नहीं? बाहर बहुत ठंड है, बर्फ गिर रही है। इतनी ठंड में मेरे खेत पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन पर पैर नहीं रखे जा रहे। कोई बात नहीं, आप यहाँ चूल्हे के पास बैठ जाइए, इससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। सुरेश चूल्हे के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन चूल्हा भी कब तक जलता। माला चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। पानी गर्म हो जाने के बाद उसने चूल्हा ठंडा कर दिया। चूल्हे की गर्म राख के पास बैठकर भी सुरेश को आराम मिल रहा था। तभी 5 साल का दीपू नींद से जाग जाता है। माँ, उठ गया बेटे? चल, मैंने नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से नहा ले। दीपू जल्दी से नहा लेता है। नहाने के बाद, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माला दीपू को कुछ भुने हुए चने देती है। नहीं माँ, मैं ये चने नहीं खाऊंगा, कल भी यही खाया था। ठंड के मौसम में मेरे दोस्तों के घर गरम गरम
आलू के पराठे, मेथी के पराठे और न जाने क्या क्या बनता है और उन्हें खाने को मिलता है। तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हो। मुझे भी गरम गरम पराठे खाने हैं। दीपू बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है, थोड़ी देर में मौसम सुधर जाएगा तो मैं खेत पर जाऊंगा और कुछ सब्जियां तोड़ कर लाऊंगा है। तब तुम्हारी माँ तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी बेटा। ठीक है बाबा। सुरेश कुछ देर इंतजार करता है। दिन चढ़ने के बाद बर्फबारी रुक जाती है और हल्की धूप निकल आती है। सुरेश अब अपने खेत पर जाता है, लेकिन वहां जाकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियां बर्फ से ढकी हुई थीं। सुरेश जल्दी जल्दी सब्जियों से बर्फ हटाता है, लेकिन सारी सब्जियां गल चुकी थीं। ये देखकर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? थोड़ी देर तक रोने के बाद सुरेश घर आता है। उसकी रोनी सूरत देखकर माला पूछती है, अजी क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों लाल हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माला, हम बर्बाद हो गए। लेकिन हुआ क्या है? सारी सब्जियां बर्फबारी के कारण गल गईं, सारी सब्जियां बेकार हो गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? इस बार मैंने खेत में कई तरह की सब्जियां लगाई थी। सोचा था कि मेरी टोकरी में कई तरह की सब्जियां होंगी तो लोग खरीदने आएंगे, लेकिन सब चौपट हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। सुरेश और माला परेशान थे, लेकिन नन्हा दीपू तो इंतजार कर रहा था कि आज उसे भरवा पराठे खाने को मिलेंगे। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था और कह रहा था, आज मेरे घर भी पराठा बनेगा। माँ ने कहा है कि वो मुझे भरवा पराठे बनाकर खिलाएगी। मेरे बाबा सब्जियां लाने गए हैं। तभी दीपू का दोस्त कहता है, मेरी माँ तो आज पनीर के पराठे बनाएगी। बाबा आज पनीर लाए हैं। पनीर के पराठे? दीपू उसी समय घर आता है और माला से कहता है, माँ आज मुझे पनीर के पराठे खाने हैं, पनीर के पराठे बनाओ ना। दीपू बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तेरे लिए पनीर के पराठे दूसरे दिन बना दूंगी। हाँ? नहीं माँ, तुम रोज यही बोलती हो और फिर कभी पराठे नहीं बनाती। दीपू रोने लगता है। तभी सुरेश उससे कहता है, रो मत दीपू बेटा, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। सुरेश घर के बाहर जाता है और कुछ तलाश करने लगता है। तभी उसका दोस्त आनंद उसे दिखाई देता है। अरे सुरेश, आज तू सब्जियां बेचने नहीं आया? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी सारी सब्जियां बर्फबारी में खराब हो गई। मेरे पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दीपू पराठे खाने की जिद कर रहा है। ऐसी बात है तो मेरे पास ये 2 बैंगन बचे हुए हैं, ये तू ले जा। पराठे ना सही सब्जी रोटी बना लेना और दीपू को खिला देना। आनंद अपनी टोकरी से 2 बैंगन निकाल कर सुरेश को दे देता है। सुरेश बैंगन लेकर घर आता है और माला को दे देता है। इस बैंगन से भरवा पराठे बना देती हूँ, घर में थोड़ा सा आटा रखा है। बैंगन के पराठे? दीपू बेटा, हमारे पास अभी यही 2 बैंगन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बैंगन के पराठे बना देती हूँ, तू खाकर तो देख फिर कहना। माला उन 2 बैंगनों से पराठे बनाती है। हालांकि माला ने भी बैंगन के पराठे पहली बार बनाए थे। उसने पराठे बनाकर जब दीपू को खाने के लिए दिए। माँ, ये पराठे तो बहुत अच्छे हैं। ठंड के मौसम में गरम गरम बैंगन के पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीपू ने बैंगन के 2 पराठे खा लिए। आटा सिर्फ इतना ही था कि बैंगन के सिर्फ 4 पराठे बन पाए थे, जिसमें से 2 पराठे दीपू ने खा लिए थे। माला ने 1 बैंगन का पराठा सुरेश को दिया और 1 पराठा खुद ले लिया। दोनों खाना शुरू करने ही वाले थे कि किसी ने कुंडी खटखटाई। इस समय कौन होगा? मैं देखता हूँ। सुरेश दरवाजा खोलता है तो बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दोगे? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना। बाबा घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा ये लीजिए, बैंगन का पराठा खा लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। बाबा बैंगन का पराठा खा लेते हैं। बैंगन के पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं, एकदम करारे हैं। सुरेश अपना पराठा भी बाबा को दे देता है। बाबा, आप ये पराठा भी लीजिए। बाबा बैंगन का दूसरा पराठा भी खा लेते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी तृप्ति थी। शायद उन्हें बहुत भूख लगी थी। उस दिन भी माला और सुरेश को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए अतिथि को संतुष्ट देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। बाबा, मैं आपका बिस्तर लगा देता हूँ, आप आराम कर लीजिए। सुरेश बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है और सभी लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा हमें माफ कर दीजिए, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, माफी किस बात की? मैं तो तुम लोगों का आभारी हूँ। कल तुम दोनों ने खुद भोजन ना करके मुझे अपना भोजन करा दिया। तुम्हारे हाथ के बने बैंगन के पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों सदा सुखी रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा।
इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। माला, मैं खेत पर जाता हूँ, खेत साफ करके फिर से फसल लगानी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और फसल भी जल्दी तैयार होगी। माँ, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है दीपू बेटा, तू भी चल। पूरा परिवार खेत की तरफ चल देता है। तीनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनके खेत में बैंगन ही बैंगन फले हुए थे। कल तक तो यहाँ सारी फसल खराब हो चुकी थी, फिर आज यहाँ ताजे ताजे बैंगन कहाँ से आ गए? कहीं ये चमत्कार उस बाबा के आशीर्वाद के कारण तो नहीं हुआ? तुम ठीक कह रही हो माला, ये सब उन बाबा के आशीर्वाद का फल है। अब मैं रोज बैंगन के पराठे खाऊंगा। माँ, तुम आज भी बैंगन के पराठे बनाओगी ना? हाँ दीपू बेटा। सुरेश और माला सारे बैंगन तोड़ लेते हैं। तभी एक चमत्कार और हुआ। वे दोनों जितने बैंगन तोड़ते, पौधों में उतने बैंगन फिर से उगाते। माला, ये तो कभी ना खत्म होने वाले बैंगन हैं। कुछ बैंगन तू साड़ी के आंचल में रखकर घर ले जाए। आज भी बैंगन के पराठे बना लेना, बाकी बैंगन मैं बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है। माला कुछ बैंगन लेकर दीपू के साथ घर आ जाती है। बाकी बैंगनों को टोकरी में लेकर सुरेश बाजार जाता है और उन्हें बेच देता है। घर आते समय वो आटा खरीद लेता है। उस दिन माला ढेर सारे बैंगन के पराठे बनाती है और तीनों भरपेट बैंगन के पराठे खाते हैं। बैंगन के पराठे की खुशबू से पड़ोसी भी सुरेश के घर खींचे चले आते हैं। अरे भाभी जी, क्या बन रहा है? बाहर तक खुशबू आ रही है। भाई साहब, बैंगन के पराठे खा रही हो, आप भी खा लो। आनंद एक बैंगन का पराठा खाता है। भाभी जी, मैंने बैंगन के पराठे पहली बार खाए हैं। सच मानो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप बैंगन के पराठों की ठेली क्यों नहीं लगा लेती? आनंद ठीक कह रहा है। माला और सुरेश के खेत में अब इतने बैंगन होते थे कि बेचने के बाद भी बच जाते थे। माला ने उन बैंगनों के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गांव में उनके बैंगन के पराठे सबने बहुत पसंद किए। लोगों ने हाथों हाथ बैंगन का पराठा खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह माला और सुरेश की गरीबी दूर हो गई थी।